सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच, आपने एक बार फिर से समय मांगा है और हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। थैंक यू सर। दरअसल अग्निवीर को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी सर, कि क्या फ्यूचर अब आगे अग्निवीर का है, क्योंकि लगातार वो वक्त नजदीक आ रहा है जब अग्निवीर को अब उस वर्दी को बाहर आना है। 100 में से लगभग 25% रहेंगे, 75 को वापस भेज दिया जाएगा। और हाल ही में हमने देखा कि आर्मी चीफ का भी एक बड़ा बयान आया, जहां पे उन्होंने कहा कि भाई अग्निवीर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उससे सेना बहुत ज्यादा संतुष्ट है और हम खुश हैं। कोई ऐसे संकेत नहीं दिखे जहां से ऐसा लगे कि कहीं अग्निवीर में चेंज की कोई बात आर्मी सोच रही हो। और साथ ही में सैलरी को लेकर भी उन्होंने कहा, और छुट्टी को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया कि इसके बारे में जो है सेना कंसीडर कर रही है, कुछ अहम चेंज किए जा सकते हैं। तो समझना चाहूंगा सर, क्योंकि आगे क्या फ्यूचर अब अग्निवीर का हम देख सकते हैं। देखिए राजेश, आर्मी चीफ के बयान की आप बात कर रहे हैं और उसके साथ कुछ चीजें और पिछले 1-2 महीने के अंदर, या ये कहें कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के जब 12 चुनाव जीतने के बाद से जो चीजें हुई हैं, उससे मुझे एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि अग्निवीर योजना बंद नहीं होने वाली है। कम से कम इनके रिजीम में बंद नहीं होगी। और हाँ, जो इसमें चेंजेस हैं उसके लिए सरकार अब ओपन हुई है और वो सरकार इनको बेहतर बनाने के लिए कुछ कोशिशें करती हुई दिखना चाहती है। उससे आपको 2 तरह के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। एक, हमारी सेना का जो सिस्टम जो चला आ रहा था पिछले कई दशकों से, या कहूं कि करीब शताब्दी भर से, जो जिस ढर्रे पे सेना चल रही थी, उस ढर्रे को पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया गया था। और ये भी कहा जा सकता है कि ये प्रयास सही निकलेगा या गलत निकलेगा, इसका आकलन आज नहीं किया जा सकता है। आज से 5-10 साल के बाद पता चलेगा कि सेना का एक्चुअली इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। क्योंकि इतिहास में जब इस तरह के उदाहरण आप देखते हैं, अग्निवीर जैसा जो कॉन्सेप्ट कई देशों में लगाया गया था, इनफैक्ट वर्ल्ड वार 1 के बाद जो लोग वर्ल्ड वार हार चुके थे, जर्मनी हो या इटली हो, उनके अंदर आपको इस तरह की योजनाएं देखने को मिलती हैं अलग अलग नामों से। तो उन योजनाओं का बहुत फायदा नहीं हुआ था। वो रिजल्ट्स उनको 5-10 सालों के बाद पता चल गया, जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था। तब समझ में आया था कि इन योजनाओं को और एक जो परंपरागत सेनाएं काम करती उनमें बहुत फर्क है और इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन आज वर्ल्ड वार का जमाना तो है नहीं, आज बदली हुई परिस्थितियां हैं और आज के जमाने में सरकार को लग रहा है कि ये योजना सही है तो वो चालू रखेगी। रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर के लिए निश्चित तौर पर अग्निवीरों को जिस तरह सरकार कह रही है कि उनको अलग अलग जॉब्स के लिए कहा जाएगा, सुविधाएं दी जाएंगी, उसमें अगर कुछ चीजें और जोड़ दी जाएं तो अग्निवीर के लिए एक बेहतर विकल्प सरकार दे सकती है और देना ही पड़ेगा। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब आपके रिटायर्ड सोल्जर्स समाज में आएंगे और वो लगातार आते रहेंगे, तो एक तरह से समाज के अंदर भी चेंजेस आने वाले हैं। एक मिलिट्री ट्रेंड व्यक्ति जो 4 साल तक मिलिट्री के इक्विपमेंट के साथ रहा है, आर्मी का हिस्सा रहा है, वो जब समाज में आता है और उसके पास करने को कुछ नहीं होता है, तब वो समाज के अंदर भी बदलाव लाता है। तो एक सामाजिक परिवर्तन भी आप देख सकते हैं अगले कुछ सालों में। और अगर हम आर्थिक पहलू की बात करें, तो इन अग्निवीरों का पेट भरना बेहद आवश्यक बात बन जाती है। आपको इनका पेट भरना पड़ेगा, इनको इस तरह के का एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जिससे ये अलग नौकरियां कर सकें। नौकरियां नहीं करते हैं तो इनको कुछ ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए कि ये स्टार्टअप्स की ओर जाएं, यानी बिजनेस वगैरह कर सकें। इनको आप केवल इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं कि मिलिट्री ट्रेन व्यक्ति 4 साल की नौकरी करने के बाद, समाज में आने के बाद वो कुछ भी ना करे, तब उसका दिमाग निगेटिव तरफ जाएगा, उससे समाज को ज्यादा नुकसान होगा। तो एक बहुत बड़ी चीज है और मुझे लगता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इसके ऊपर शोध होना चाहिए। स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज पढ़ाते हैं, जो यूनिवर्सिटीज, जेएनयू हो गए, तमाम और विश्वविद्यालय हो गए, उनमें इसके ऊपर लगातार रिसर्च होनी चाहिए कि इससे समाज में क्या बदलाव आने वाला है, आर्थिक तौर पर क्या बदलाव आने वाला है, और उन अग्निवीरों का इंडिविजुअली क्या परिवर्तन होने वाला है, और उससे देश को, समाज को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो ये एक स्टडी है और इसके ऊपर लगातार बातचीत होती रहनी चाहिए, तभी इसका निष्कर्ष निकल के आएगा। और राजेश, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार इस टॉपिक को पकड़ते हैं और उसके तमाम पहलुओं को आप बातचीत करते हैं। कई बार मुझसे भी आपने बातचीत करी है और हम लोग यही समझाना चाहते हैं कि इस चीज को एक छोटे नजरिए से ना देखा जाए, ये बहुत बड़ा बदलाव है और उस बदलाव के लिए क्या हमारा समाज और हम और हमारी सेनाएं तैयार हैं या नहीं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाकी सेनाओं में इस समय क्या चल रहा है
उससे हम कहीं अलग दिशा तो नहीं पकड़ चुके हैं, हमको ये भी देखना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी स्टडी है जिसको आपको कई एंगल से देखना है, और उसके ऊपर लगातार चर्चा होती रहनी चाहिए। बिल्कुल सर, एक तो पॉइंट मेरे और है जिसके ऊपर मैं बातचीत आपके साथ करना चाहूँगा, क्योंकि एयरफ़ोर्स में एक लंबा सर्व आपने किया, लंबा वक़्त आपने दिया एयरफ़ोर्स में। हाल ही में एयरफ़ोर्स में एनरोलमेंट के लिए भर्तियाँ निकलीं, लेकिन जब हमने देखा कि जब बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया, तो एयरफ़ोर्स को तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। तो इसका मतलब इशारा साफ़ है कि जो इच्छुक नौजवान हैं या जो काबिल हैं, वो अब आना नहीं चाहते हैं। तो ये एक बड़ा सेटबैक नहीं है? क्या हम इसको समझने के लिए फिलहाल तैयार नहीं हैं? देखिए राजेश, निश्चित तौर पर अगर हम केवल एयरफोर्स की बात करें, देखिए आर्मी में जो लोग जाते हैं, एयरफोर्स में जो लोग जाते हैं, नेवी में जो लोग जाते हैं, उनके बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत फर्क जरूर रहता है। और वो फर्क क्या होता है? उनके स्किल का फर्क होता है। एयरफोर्स में अगर आपको रहना है तो आपको कुछ टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। आप इंटरमीडिएट, आपको साइंस साइड से पढ़ा होना चाहिए, तभी आप एयरफोर्स की टेक्निकल स्ट्रीम में जा पाएंगे, क्योंकि वहां पर ज्यादातर काम टेक्निकल ही होता है। यही हाल नेवी का भी है। हालांकि वहां पर नॉन टेक्नीशियंस भी होते हैं, लेकिन उनकी जो भूमिका बहुत सीमित होती है अकाउंट्स में या फिर अलग अलग जो सपोर्ट स्टाफ के रूप में, वहां पर उनकी भूमिकाएं रहती हैं। वो भी सोल्जर्स ही कहलाते हैं, बेसिक सोल्जर्स की ट्रेनिंग उनको भी मिलती है। लेकिन अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो टेक्नीशियंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो अग्निवीर योजना बुरी है। और वह इसलिए कहता हूं बुरी इसलिए है क्योंकि जब एक टेक्निकली ट्रेंड बंदा जो उसने की डिप्लोमा किया हुआ है या फिर +2 किया हुआ, अच्छे मार्क्स लिया है वो साइंस साइड से, और उसके बाद उसको 4 साल तक आपने इस्तेमाल किया, उससे आप क्या काम करा लेगा? 4 साल तो उसको सीखने में लग जाता है। भाई एयरक्राफ्ट होता क्या है, एयरक्राफ्ट के पुर्जे कैसे होते हैं, इनको कैसे मेंटेन करना होता है, इनको कैसे फ्लाई वर्दी बनाना होता है। तो वो एक बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है। और उसमें सिर्फ 4 साल बाद वो किसी भी कोई भी लड़का जो +2 कर चुका है और साइंस स्ट्रीम का है, उसको ये चीज हजम नहीं होगी कि यार मैं 4 साल तक यहाँ पे क्यों दूं, जबकि उस 4 साल में मैं किसी यूनिवर्सिटी से बीएससी कर सकता हूँ या कहीं बीटेक कर सकता हूँ या फिर कुछ और टेक्निकल पढ़ाई कर सकता हूँ और उसके बाद किसी अच्छे जॉब के लिए जा सकता हूँ। तो ये एक बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हम लोगों के जमाने में ये हो रहा था कि भाई हमको 2 दशक तक नौकरी करनी होती है एयरफोर्स में। एज ए टेक्नीशियन मैं 20 साल तक अगर मैं वहां पर रहता हूं तो मुझे कंफर्म है कि मेरी जो स्किल जो मैंने पहले एक्वायर करी है उसमें इजाफा होगा, और उस इजाफे के बाद मुझे कहीं बाहर दर दर भटकना नहीं पड़ेगा जॉब के लिए। क्योंकि देखिए एक टेक्नीशियन है, उसको पूरा सारा कुछ समझ में आ रहा है, वो तैयार है टेक्निकलिटीज को समझने के लिए, और उसके बाद उससे कहा जाए कि भाई साहब आप जो है 4 साल बाद रिटायर हो गए, अब आप सीएपीएफ ज्वाइन कर लीजिए, अब आप जाकर के पुलिस कांस्टेबल बन जाइए या फिर आप किसी प्राइवेट फोर्स का हिस्सा बन जाइए, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। मुझे वही चीजें चाहिए होंगी जो मैं जिस स्किल को लेकर के मैं शुरुआत से चला हूं। तो 4 साल बाद उनको लगता है कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, तब वो लोगों के मन में धारणा आने लगी, उन बच्चों के मन में जो खासतौर पर एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि अब हमारी स्किल का वहां पर कोई यूज है नहीं। मिलिट्री में अगर आर्मी की हम बात करें तो आर्मी में अभी भी एक बड़ा चंक जो है देहात से, गांवों से आता है, जहां पर बच्चों को, ऐसा नहीं हो बच्चे काबिल नहीं है, लेकिन उनको जी, पढ़ने की वो सुविधाएं किन्हीं कारणों से नहीं मिली। तो उन्होंने किसी तरह से हाई स्कूल इंटर कर लिया और उसके बाद अपने शारीरिक ताकत के दम पर वो मिलिट्री में जाना चाहते हैं एक बेहतर फ्यूचर के लिए। तो वो फिर भी उनको खास टेक्निकल एस्पेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो जी। सरवाइव कर जाते हैं 4 साल के लिए, और बाहर आने के बाद उनको भी एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। जी, यहाँ पे चेंजेस, क्योंकि मैंने आर्मी में सर्व किया, तो अब जो मैं चेंजेस देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे जो सुबह-सुबह दौड़ते थे और उनकी तादाद बहुत कम हो गई है। और अब आर्मी को प्रेफ़र करने की बजाय वो सीएपीएफ को प्रेफ़र कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में चले जाएँ तो कम से कम 50-60 साल तक तो नौकरी मिलेगी, वो फिर कन्फर्म है। तो वो उसके लिए कोशिश है, और अगर यहाँ नहीं हो जाता है, तो युवा बोल रहे हैं फिर ठीक है, नहीं है तो चल पड़ेंगे आर्मी में, वो वाला हिसाब आ गया है। तो एक बस आखिरी सवाल मेरा, मेरी एक कर्नल से बात हो रही थी, स्क्रीन पे उन्होंने आने से इनकार कर दिया, लेकिन अग्निवीर को ही लेकर हम बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने एक आखिर में एक पॉइंट कहा और वहाँ से मेरा दिमाग थोड़ा-सा ठनका। मैंने कहा सर कि क्या होगा, क्योंकि लगभग हर हर साल जो है 40 से 45 हज़ार अग्निवीर मैं मान रहा हूँ कि बाहर आएँगे। तो क्या हम इन 40-45 हज़ार को जॉब दे पाएँगे? सीएपीएफ में तो हार्डली 10 हज़ार की भर्ती होती है पूरे साल में। तो कहाँ से हम इतना दे पाएँगे? उसमें भी 1000-2000 ही एडजस्ट होंगे। तो उन्होंने कहा कि आप दुनिया भर में आजकल प्राइवेट आर्मी की बहुत ज़्यादा माँग है, और इतना बोल के उन्होंने अपनी बात को खत्म कर दिया। तो मैं वही समझ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक़्त में
हम अडानी आर्मी, अंबानी आर्मी, टाटा की आर्मी, बिरला की आर्मी को देखें और हम देखें कि यूक्रेन की डिमांड है तो चल भाई यूक्रेन, रशिया की डिमांड है तो चल भाई रशिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, अफ्रीका, क्या हम एक कंसेप्ट इसको देख सकते हैं या जल्दबाजी है? देखिए राजेश, नहीं जल्दबाजी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली यही है। मैं इस चीज को आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और जब मैंने आप शुरुआत में आपके इस डिबेट में मैंने वर्ल्ड वार का जिक्र किया था, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं वहां से पढ़ के आया था, तभी मैं इसका जिक्र जानबूझ कर किया था। हुआ यह था कि जब वर्ल्ड वार वन जर्मनी हार गया, तो हारने के बाद तमाम सोल्जर्स वहां पर वेटरन बना दिए गए, उनको जबरदस्ती सेना से निकाल दिया गया, उनके पास कोई काम नहीं बचा। अब समाज में भी वो एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे थे, हारे हुए सैनिक को कौन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उनके अंदर स्किल थी और अचानक से समाज के अंदर बहुत सारे ट्रेन सोल्जर्स आ गए, तो अब उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारा जॉब नहीं दिया जा सकता, तो उन्होंने क्या किया, प्राइवेट आर्मीज बनाई, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, और उनको फ्री कॉर्प्स कहा जाता है, और ये बहुत फेमस वर्ड हुआ। उन फ्री कॉर्प्स ने प्राइवेट आर्मी की तरह शुरुआत करी, और शुरुआत करने के बाद पूरे जर्मनी के अंदर उन्होंने आतंकवाद मचा दिया, क्योंकि उनके पास कुछ पॉजिटिव करने को था ही नहीं। कुछ दिन तक उन्होंने पॉजिटिव किया, पब्लिक सपोर्ट में रही, लेकिन जब वो पॉजिटिविटी खत्म हो गई, क्योंकि बेसिकली जो प्राइवेट आर्मीज होती हैं वो किसी व्यक्ति के मुनाफे के लिए काम करती हैं, उनको देश से या समाज से लेना देना खास तौर पर नहीं होता है। ये बहुत कुछ उसी तरह का जिस तरह की ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट एंटिटी थी, उसने भारत के लोगों को, भारत की को सेना में नौकरियां दी, और उसके बाद उन्हीं सैनिकों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इतिहास से आप सबक सीख सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर आप वैश्विक परिदृश्य देखेंगे, खासतौर पर अपने दुश्मन चीन का आप सेनाओं का इस समय जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उनके बारे में अगर आप पता करें राजेश, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि चीन के अंदर हमने पहले बहुत दिनों से ये देख रखा था कि बहुत कम समय के लिए लोग सर्व करते थे, उनको इस कमी का नुकसान समझ में आ गया है। और अभी इस समय चाहे मैन सोल्जर हो चाहे वुमेन सोल्जर हो, चीन की आर्मी में लगातार उनके स्किल को अपग्रेड करके लॉन्ग टर्म तक के लिए उनको रखा जा रहा है, और ये शुरुआत उन्होंने कर दी है। तो हम तो दुनिया के अलहदा चल पड़े हैं, हम अग्निवीर में हम दुनिया से उल्टा चले चले जा रहे हैं, और हमारे दुश्मन उस हमारी कमियों को समझकर हमारा फायदा था, तभी तो चीन को मजबूर होना पड़ा कि नहीं, हमको कुछ दिनों तक, ठीक है 20 साल तक नहीं, 25 साल तक नहीं, लेकिन कम से कम 10 साल उनको रखना पड़ेगा। तो उन्होंने उस तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। अब अगर हम वापस जा रहे हैं, अब तो मुझे तो लगता है, अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं राजेश, तो ये भी मैं कहना चाहूंगा आपके फोरम पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय 2014 में चुनाव जीत कर आए थे और चुनाव की रैलियों में भाषण दे रहे थे, शुरुआत उन्होंने ओआरओपी से करी थी। उन्होंने ये कहा था कि हम अपने वेटरन्स को 1 पेंशन देंगे, और काफी हद तक उन्होंने उस पर काम ही किया। और अपने तीसरे टेन्योर तक आते आते उन्होंने वो पेंशन का काम ही खत्म करने की कोशिश कर दी अग्निवीर के माध्यम से। साहब ना रहेगा सोल्जर, ना देने पड़ेगी उसको पेंशन। तो ओआरओपी का कॉन्सेप्ट ही खत्म होता जा रहा है। जो 25% लोग रहेंगे उनको देते रहा जाएगा, चलो भाई कोई बात नहीं, इतना तो खर्च कर ही सकते हैं। तो ये काफी मैं मजाक के लहजे में बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत गंभीर विषय है। और अगर मैं आपकी बात को एक कदम और आगे ले जाऊं कि इनका फ्यूचर क्या होने वाला है, देखिए प्राइवेट आर्मी एक नुकसानदेह चीज है, इसमें मैं पूरी तरह सहमत हूं। वो फौरी तौर पर आपको आकर्षक लग सकती है, लेकिन सामाजिक जब आप चेतना की बात करेंगे तो ये बहुत ही नेगेटिव चीज होती है। किसी भी समाज में सेनाएं घूमती रहना, लोगों की पर्सनल सेनाएं, तो हम फिर सामंतवाद और जमींदारी, यही तो होता था जमींदारियों में और सामंतवाद में, कि आप निजी सेना या आप किसी बगल वाले की जमीन कब्जा कर लीजिए, जाकर के उसकी फसलें काट के खा लीजिए। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। सरकार को क्या चाहिए, अगर वो अग्निवीर को खत्म नहीं करना चाहते हैं, तो अग्निवीर के सामने ऐसे ऑप्शंस रखें जिससे कि वो 4 साल सर्व करने के बाद अपना बेहतर भविष्य तय कर सके। जैसे कि मैं बैंक में काम करता हूं, बैंकर के नजरिए से मैं चाहूंगा कि सरकार अग्निवीरों को टैक्स में छूट दे, उनको स्टार्टअप्स में इजी लोन्स दे। कहा जरूर जा रहा है कि इजी लोन्स मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो कैसे होगा इसका फ्रेमवर्क नहीं दिया गया अभी तक। ऐसा नहीं कोई अग्निवीर आएगा मेरे बैंक में और मुझसे कहेगा साहब मुझे 25 लाख का लोन दे दीजिए, मैं दे दूंगा। सरकार को इसमें पहल करनी पड़ेगी, लोनिंग आसान करनी पड़ेगी, आपको टैक्स में रिलैक्सेशन देना पड़ेगा उन बच्चों को, और उनको हर जगह पर सहायता देनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने 4 साल बाद उसके पॉकेट में 12 लाख रुपए दे दी और कहा जा बेटा जी रहे अपनी जिंदगी। ऐसा नहीं होता, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। तो इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी राजेश। और इसीलिए मैं आपकी इस डिबेट को थोड़ा पॉजिटिव नोट पे लाना चाहता था कि सरकार कम से कम समझे तो हमें और क्या करने की आवश्यकता है। बस मैं एक पॉइंट, क्योंकि आपने बड़ी अहम बात कही लोन को लेकर, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स के मेरे पास बीच में बहुत ज्यादा कमेंट आए कि किसी ने कहा सर कि मैंने घर बनाना है,
किसी ने कहा सर मेरी बहन की शादी है, लेकिन बैंक वाले अग्निवीर को लोन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई ये है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई आपको क्या लोन दें, आप 4 साल बाद हो नहीं हो क्या पता है। तो वो चीजें हैं सर। बस मैं इतना कहूंगा कि जब हम चाइना की आर्मी को चॉकलेट आर्मी कहते थे, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले वक्त में चीन इंडिया की आर्मी को कहीं चॉकलेट आर्मी कहे। लेकिन इंतजार करना होगा। लेकिन बी पॉजिटिव, सब अच्छा हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और देश मजबूत बना रहे। जी सर। राजेश, एक बात और कहना चाहता हूँ, बी पॉजिटिव कहना बहुत आसान है, हमको बी पॉजिटिव की तरफ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। सिर्फ ये कह देना कि इजी लोन मिल जाएंगे, उससे लोन नहीं मिलता है। सिर्फ ये कह देना कि इजी टैक्स रेजिम कर देंगे, उससे नहीं होता है। सिर्फ ये कह देना कि ओआरओपी मिल जाएगा, उससे नहीं होता है। आपको लगातार कदम बढ़ाने पड़ेंगे और सरकार को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, और समाज को भी इन अग्निवीरों को निगेटिव वे में नहीं लेना है। ये आएंगे, अब ये सच्चाई है। उनको प्राइवेट आर्मीज का जो जो चलन जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उसको तो बिल्कुल डिनाई करना। सरकार को इसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट रुख अपनाना चाहिए कि कोई भी बिजनेसमैन कहीं का भी हो, वो प्राइवेट आर्मी नहीं रख सकता है। इस तरह की व्यवस्थाएं अभी से करनी पड़ेंगी। अदरवाइज ये वही फ्री कॉप्स होगा जो जर्मनी में हुआ था, और उसके बाद जर्मनी का तांडव पूरी दुनिया ने देखा। इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं उनसे। मैंने ये बात इसलिए कही सर, क्योंकि एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि अगर प्राइवेट कंपनियां अब हथियार बना रही हैं, वो इन तमाम तरह के हथियार बना रही हैं, तो उन हथियारों को संभालने चलाने के लिए भी लोगों की जरूरत होगी सर। तो बहुत कुछ किसी के दिमाग में है, उसको मुझे लगता है कि आने वाला वक्त पड़ेगा, जिसको हम पढ़ पा रहे हैं, लेकिन चलिए कुछ मजबूरियां बोल नहीं पाएंगे। शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक राजेश, थैंक यू सो मच।